हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। कल हम लोगों ने पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के वन शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो हम लोगों ने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और ये हमारी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। देखो, युक्त का मतलब होता है जब जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं, युक्त पुंकेसरी। एक बार में समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बस ध्यान से समझिए। जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर क्या होते हैं, परस्पर संलग्न होते हैं, यानी कि जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई ये पुष्प है, ये कोई पुष्प है, जो इसके पुंकेसर होते हैं ये परस्पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। कौन सी दशा कहते हैं, युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जिसमें सभी पुंकेसर जो होते हैं परस्पर एक दूसरे से संलग्न होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, उसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। और ये किस फैमिली के जो पौधे होते हैं, पुष्प होते हैं, तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली के क्या होते हैं, पौधों में युक्त पुंकेसर की जो होती है दशा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्दीर्घी पुंकेसर किसे कहते हैं। देखो, चतुर से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होंगे, 4 पुंकेसर होंगे। और दीर्घी यानी कि कुछ बड़े होंगे और कुछ छोटे होंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर, क्या एक पुष्प जो होता है उसमें 4 पुंकेसर क्या होंगे, 4 जो पुंकेसर निकले होते हैं उसमें 2 लंबे हों, क्या हों, 2 लंबे हों और 2 छोटे हों। 2 सामने सामने के लंबे हों और नीचे वाले क्या हों, छोटे हों। तो इसे क्या कहते हैं, इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। और यह किस में होता है, तो यह सरसों में अधिकतर देखने को मिलेगा आपको। जैसे आपने देखा कि ये सरसों का है, तो इसमें देखा होगा कुछ ऐसे पुंकेसर छोटे निकले हुए होते हैं और कुछ क्या सामने वाले क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद क्या, ये पुष्प लगा हुआ होता है, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, चतुर्दीर्घी अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, युक्त कोशी दशा। क्या है, युक्त कोशी दशा। तो युक्त कोशी दशा जो होती है, इसमें केवल पराग कोश, क्या जो पराग कोश होते हैं, जैसे गेंदे के फूल में आपने देखा होगा छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जो क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं। और बीच में छोटे 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 जो होते हैं पराग कोश होते हैं, वो क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते होते हैं। बाकी इसके जो पुतंत होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। तो इसको कहते हैं युक्त कोशी दशा, जिसमें पराग कोश आपस में जुड़े हुए हों और पुतंत क्या हों, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, इसको कहते हैं युक्त कोशी दशा। और ये एग्जाम्पल इसका क्या है, गेंदे में। एग्जाम्पल क्या है, गेंदे में। जितने आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये तो ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, तो इनको एक बार देखना अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या है, देखो इसके जो कुछ बीच के प्रश्न हैं उसमें जो है आपका डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम को हम लोग कॉपी पे ड्रॉ करके समझेंगे। पहले हम लोग एक चैप्टर क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पालीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। ये प्रश्न आपने ऑब्जेक्टिव में भी देखा होगा। ये प्रश्न क्या आपने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा कि क्या पालीगोनम प्रकार के भ्रूणकोष कितने केंद्र में उपस्थित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपक्व भ्रूणकोष में क्या 8 केंद्रिकाएं होती हैं और 7 क्या होती हैं, कोशिकीय होता है। 8 केंद्रीय होता है और 7 कोशिकीय जो होता है वो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष होता है। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष का विकास। क्या, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जो भ्रूणपोष होता है आवृतबीजी पौधों में, वो किस प्रकार का होता है और किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आवृतबीजी जिसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, जिसके सीड के ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, जो भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष का विकास होता है। तो पूछा जाए आवृतबीजी में किस प्रकार के भ्रूणपोष का विकास होता है, किस प्रक्रिया के दौरान होता है, तो द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूणपोष, उसका एम्ब्रियो जो है वो बनता है। अगला प्रश्न है, प्रजनन की पालमेला स्टेज। ये देख लीजिए, पालमेला स्टेज, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये लॉन्ग में भी पूछा गया है। पालमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। तो याद रखिए, जो क्लेमाइडोमोनास है, जो क्लेमाइडोमोनास है, ये आपकी क्या है, एल्गी है। क्या है, एल्गी है। तो प्रजनन की पालमेला स्टेज जो होती है वो क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। जो दल होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो पुष्प में दल क्या करते हैं, परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। ये चैप्टर थ्योरी में हम लोगों का कंप्लीट है। तो इसमें देखो, जो दल होते हैं, जो उसकी पेटल्स होती है, जो पंखुड़ियाँ आपने देखी हैं, तो कलरफुल क्यों होती हैं, क्योंकि क्या करती हैं, वो परागण की जब प्रक्रिया होती है उसमें जो जितना रंगीन पुष्प होता है वो जितने दिन में पुष्प खिलते हैं वो सभी क्या आपने रंगीन देखे होंगे, क्योंकि इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कीटों को आकर्षित करके परागण की क्रिया को क्या करती है, संपन्न करती हैं।
हैं। और जो रात में खिलने वाले पौधे होते हैं जैसे रात रानी वगैरह हो गया, तो इनकी पत्तियाँ ये कैसे होते हैं, ये सफ़ेद होते हैं क्योंकि ये अपने सुगंध के द्वारा क्या करते हैं, कीटों को आकर्षित करते हैं। तो दल का ये कार्य होता है। और दिन में रात में निकलने वाले पुष्पों का कलर ऐसा क्यों होता है, वो भी हमने आपको बता दिया क्योंकि रात में देखो कलर तो दिखता नहीं है, तो कलर कोई मायने रखता नहीं है रात में कीटों के लिए। उनके लिए क्या सुगंध मायने रखती है। इस वजह से रात में खिलने वाले पुष्प क्या होते हैं, सफ़ेद होते हैं। और दिन में खिलने वाले पुष्प कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं क्योंकि वो उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं कलरों से क्या परागण की क्रिया को संपन्न करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आभासी मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। मिथ्या फल जो होते हैं उनमें जो ओवरी का डेवलपमेंट होता है, जो सीड का डेवलपमेंट होता है, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है। तो इसके 2 उदाहरण सेब और स्ट्रॉबेरी आपके इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें क्या होता है, बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। मतलब ऐसे 2 बीज बताइए जिनका जो होता है भ्रूण पहले ही विकसित हो जाता है। क्या होता है, भ्रूणपोष क्या होता है, पहले ही विकसित हो जाता है और भ्रूण द्वारा क्या कर लिया जाता है, उसका उपभोग कर लिया जाता है। तो वो कौन से हैं, चना है और सेम है। अगला प्रश्न है एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। तो आंसर क्या होगा, जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका। कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी, जनन कोशिका होगी और वर्धी कोशिका होगी। कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम बताइए। जो कीटों के द्वारा जिसमें परागण होता है वो साल्विया है आपका पौधा। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है मासल फल किसे कहते हैं, इनके महत्व का उल्लेख कीजिए। मासल फल या सरस गूदेदार फल के 2 लक्षण लिखिए। 2 प्रकार से प्रश्न पूछा गया, सन 2019 में पूछा गया, सन 2020 में पूछा गया। तो जिन फलों में फल भित्ति, क्या जो फल भित्ति होती है वह, जैसे कि ये अंदर सीड है, इसकी जो फल भित्ति है वो क्या होती है, गूदेदार होती है, मोटी होती है, वे मासल फल कहलाते हैं। जिनकी जिनके जो सीड होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो गूदेदार होते हैं, ज़्यादा गूदा होता है, उसको क्या कहते हैं, मासल फल कहते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति जो होती है, जो बाह्य फल भित्ति होती है, मध्य फल भित्ति तथा अंतः फल भित्ति में क्या होती हैं, विभेदित किया जा सकता है। ये फल अस्फोटक होते हैं। क्या होते हैं, अस्फोटक होते हैं, जिस कारण से इनके बीज गूदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं। देखिए समझिए, जैसे कि आपने देखा होगा जामुन देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये जामुन का है, इसके सीड है। कुछ में देखो होता नहीं है, पर कुछ जो होते हैं जिनको जामुन का, उसमें क्या होता है, देखो मध्य की फल भित्ति क्या होती है, बहुत ही गूदेदार होती है, मोटी होती है। और जिसकी बाह्य फल भित्ति होती है तो क्या होती है, वो पतली पतली सी होती है। तो इसमें जब ये गूदा सड़ जाता है या फिर ये सूख जाता है तभी तो इसका बीज स्वतंत्र होता है। तो इसको कहेंगे मासल फल या इसको कहेंगे सरस गूदेदार फल कहेंगे, और इनको अस्फोटक भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या है, आम के फल के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। अनुदैर्ध्य काट का मतलब होता है जैसे आम है उसको बीच से काट दिया गया, तो उसकी क्या होती है, अनुदैर्ध्य काट यानी कि टीएस। अगला प्रश्न क्या बना, फिर सन 2020 में, ये सन 2019 में बना। सन 2020 में देखिए क्या बना, उसी प्रश्न पे आम के फल की खड़ी काट कर नामांकित चित्र बनाइए। फिर सन 2023 में बना मासल फल का नामांकित चित्र बनाइए। इसको मासल फल देखो, जैसे जामुन का एग्जाम्पल दिया वैसे क्या है आपका आम का भी एग्जाम्पल है। तो देखिए इसका जब टीएस काटेंगे तो कैसे होगा, जैसे कि ये आम है, क्या है, जैसे कि देखिए ये आम है आपका, ये आम है, ठीक, ये आम है। जब इसकी खड़ी टीएस काटेंगे, क्या काटेंगे, देखो इसका ऐसे हाफ भाग करेंगे, टीएस काटेंगे। जब इसकी टीएस काटी जाएगी तो इसमें देखो कितने पार्ट निकलेंगे। जो ये बाहरी पार्ट होगा इसको कहेंगे इपीकार्प। क्या बोलेंगे, इपीकार्प बोलेंगे, जिसको छिलका बोलेंगे। फिर बीच का जिसको जो गूदेदार पोर्शन होगा इसको बोलेंगे मीसोकार्प। क्या बोलेंगे, मीसोकार्प बोलेंगे। और इसके बाद जो लेयर होगी उसको बोलेंगे इंडोकार्प, क्योंकि अंदर की होगी। और इंडोकार्प के अंदर क्या पाया जाएगा, सीड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सीड पाया जाएगा। सबसे ऊपरी परत इपीकार्प, उससे अंदर की मांसल परत क्या होगी, मीजोकार्प। और फिर उसके अंदर का क्या बोलेंगे, इंडोकार्प, जिससे क्या होता है, सीड क्या होती है, कवरिंग होती है। और इंडोकार्प के अंदर क्या पाया जाता है, सीड पाया जाता है। अगला प्रश्न है जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जो जल में परागण करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रिला का एग्जाम्पल तो कॉमन है, जो सबको पता है। दूसरा क्या है, वैली सेनेरिया। तो ये एग्जाम्पल आए हुए हैं, तो इनको देख लीजिए। 2 कौन कौन से जो जल में परागण करते हैं, हाइड्रिला है और वैली सिनेरिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, टैपिटम कहाँ स्थित होती है, टैपिटम कहाँ स्थित होती है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखो टैपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है।
जो परागकोश होता है उसके सबसे अंदर वाली परत जो होती है उसको कहते हैं क्या, टैपिटम। क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। यह विकासशील पराग कणों को क्या करती है, पोषण देती है। देखो जैसे ये फूल पुष्प हुआ, क्या हुआ, ये पुष्प हुआ, इसमें देखो क्या लगे होते हैं, ये परागकण होते हैं। क्या होते हैं, ये पराग कोष होते हैं। पराग कोष के अंदर क्या होते हैं, परागकण भरे हुए होते हैं। तो क्या करती है ये जो ये क्या होती है, पराग कोष की जो ये पराग कोष की ऊपरी परत है, इसकी क्या होती है, सबसे भीतरी परत को हम लोग टैपिटम कहते हैं। और टैपिटम का वर्ग क्या होता है, जो परागकण होते हैं, जिसके अंदर दानेदार परागकण भरे होते हैं, इनको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन देने का कार्य किसका होता है, टैपिटम का होता है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन, जो सघन होता है जीव द्रव, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म जो होता है चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है, उससे क्या होती हैं, भरी होती हैं। और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से क्या होती हैं, युक्त होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो ये होता है आपका टैपिटम। क्लियर हुआ इतना आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है। जो भ्रूणपोष होता है, जो भ्रूणपोष केंद्रक होता है, उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो द्वितीयक केंद्रक, यानी कि द्वितीयक केंद्रक, क्योंकि इसमें क्या होता है, द्विनिषेचन होता है, तो द्वितीयक केंद्रक यानी कि 2n, तथा जो नर केंद्रक होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और जो द्वितीय केंद्रक होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होता है, क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इन दोनों के संलयन से क्या होता है, भ्रूणपोष केंद्रक का क्या होता है, निर्माण होता है। अब 2n और प्लस क्या हुआ, n जब संलयित होगा तो आपका 3n बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड क्या बनेगा आपका, बनेगा। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 3n हो जाती है। और क्या होता है, भ्रूणपोष के केंद्रक का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, अनुन्मील परागणी पुष्पों में परागकण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। जो अनुन्मील परागणी पुष्प होते हैं उनमें परागण कैसे होता है। तो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते। क्या होते हैं, ये पुष्प कभी खिलते ही नहीं है। ऐसे पुष्पों में क्या होता है, निमीलित पुष्प, या क्या कैसे होते हैं, निमीलित या अनमीली परागणी पुष्प कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, निमीलित या फिर अनुन्मीली परागणी पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों में क्या होते हैं, जब पुष्प बंद होते हैं तभी क्या होते हैं, उसमें पराग कोष फट जाते हैं। जिसमें परागकण जिसके अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, वो फट जाते हैं। पराग कोष क्या होता है, जब फट जाते हैं, जब पराग कोष फट जाएंगे तो परागकण क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। और उसी के अंदर ही क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। क्या होते हैं, जब परागकण क्या होते हैं, जब पराग कोष फटते हैं तो उससे परागकण निकलेंगे। परागकण क्या करेंगे, वर्तिकाग्र पर, क्या वर्तिकाग्र पर क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। और उनमें क्या होता है, स्वपरागण अपने आप हो जाता है बंद ही पुष्प में। अब जैसे ये पुष्प है, ये पूरी तरीके से क्या है, ये बंद है, ये पुष्प है, ये बंद है पूरी तरीके से। अब इसके अंदर जो परागकोश हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों साथ में ही होते हैं। अब जब फूल बंद है तभी क्या होंगे, ये परागकोश हैं जो फट जाएंगे। फट जाएंगे जब परागकोश, तो इसके परागकण क्या होंगे, निकल करके जो ये वर्तिकाग्र होता है इस पे क्या होंगे, बिखर जाएंगे। बंद ही पुष्प में क्या होंगे, बिखर जाएंगे। जब बिखर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। तो ऐसे फूल क्या होते हैं, कभी भी खिलते नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या है, कनकौआ, क्या है, कनकौआ है और गुल मेहंदी है। कनकौआ है और क्या है, गुल मेहंदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। आगजेलिस और कोमेलाइना कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। तो ये दोनों कौन से दो प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं। तो आगजेलिस और कोमेलाइना दो प्रकार के पुष्प का उत्पादन करते हैं। पहला कौन सा होता है, चेसमोगैमस। पहला कौन सा होता है, चेसमोगैमस। दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस। ये पुष्प क्या होते हैं, कभी नहीं खिलते, क्योंकि इनका फूल के अंदर, जो फूल के अंदर क्या होते हैं, इनके परागकोश फट जाते हैं और परागण हो जाता है। इस वजह से ये पुष्प क्या होते हैं, कभी भी खिलते नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्री केसर जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, ये फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या काट करके अलग कर दिया गया, क्योंकि इसमें स्त्री केसर के जायांग को ही पूछा गया है, कि स्त्री केसर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही पूछा गया है। देखो सबसे पहले जो ये ऊपर होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और जो ये लंबी सी धागे नुमा संरचना दिखाई देती है इसको कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे परागकण गिरते हैं आकर के, फिर इस स्टाइल से क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। स्टाइल से जब अंदर जाएंगे तो क्या, ओवरी में आएंगे। ओवरी में आएंगे, कहाँ आएंगे, ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के बाद नीचे क्या होता है, थैलेमस होता है। क्या, थैलेनुमा संरचना होती है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग एक धागेनुमा संरचना खींचेंगे। उसके बाद देखो ऐसे करके इसको ऐसे बनाया, फिर इसका थैलेमस ऐसे करके
ऐसे ये बन गया। और इसमें क्या, ये देखो ओवरी बन गई, ये इसके अंदर क्या बन गया, ओव्यूल बन गया, और ये बन गया है आपका स्टिग्मा बन गया। देखिए कितना सिंपल है, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये है ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल है, ये है थैलमस।